नागरिकता हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिया। आपको जो पार्ट 1 था हमने पढ़ा दिया। आज हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे। हमने नागरिकता में पार्ट 1 में भाग 2 की पूरी चर्चा किया और हमने आर्टिकल जो होता है अनुच्छेद जो होता है 5 से 11 तक की जो होता है चर्चा किया था। आर्टिकल 5 से 11 तक की चर्चा किया था। पार्ट 1 में जाकर के आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 को बताएंगे। नागरिकता के बारे में हमने सारे क्वेश्चन जो होता है बता दिया कि कैसे भारत के नागरिक होंगे। अब हम पढ़ेंगे नागरिकता की प्राप्ति के आधार और नागरिकता की समाप्ति के आधार की चर्चा हम करेंगे। अनुच्छेद 9 में हमने बताया था, आर्टिकल 9 में, उस वीडियो में जाकर देखिएगा। आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 में बताया था कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः यहाँ पर समाप्त हो जाती है भारत में। ठीक है, अनुच्छेद 9 में बताया गया। हमने बताया कि 9 और अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 ये 3 आर्टिकल आपसे जो होता है आरओ के मोस्ट इंपोर्टेंट रखे जाते हैं। आर्टिकल 11 हमने आपको बताया, अनुच्छेद 9 में बताया था यदि स्वेच्छा से कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और अनुच्छेद 10 में हमने बताया कि बिना विधि के जो होता है किसी भी नागरिक जो होता है किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 10 कहता है किसी भी व्यक्ति को नागरिकता छीनने के लिए आपको विधि होना, कानून होना आवश्यक है। तो बिना विधि के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता आप छीन नहीं सकते। आर्टिकल 11 में हमने आपको बताया था कि विधि पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है। आर्टिकल क्या कहता है कि जो विधि अर्थात विधि जो होता है नागरिकता पर विधि बनाना, अर्थात नागरिकता पर जो होता है विधि बनाने का जो अधिकार है अर्थात अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है और कोई नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 9, 10, 11 ये हमने आपको पढ़ाया है। 5, 6, 7, 8 तक हमने आपको चर्चा किया। 5 से 11 तक ले आप पार्ट 1 में प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आरओ के क्वेश्चन। आज हम केवल 2 पॉइंट पढ़ाना बाकी था। नागरिकता प्राप्ति के आधार और नागरिकता समाप्ति के आधार की चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट करते हैं नागरिकता समाप्ति और प्राप्ति के आधार की। तो इसमें हम पढ़ेंगे हम लोग, देखिए नागरिकता जो होता है प्राप्ति के आधार और समाप्ति के आधार। नागरिकता प्राप्ति के आधार, देखिए भारत अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार है और भारत सरकार अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं। याद रखना, इसको पढ़ेंगे। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1955 के अनुसार, अर्थात 1955 के अकॉर्डिंग के अनुसार अगर हम बात करेंगे, ठीक है, किसके अनुसार पढ़ेंगे? भारत सरकार अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्ति के आधार, अर्थात नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार बताए गए हैं। 5 आधार हैं। ठीक है, ये पुलिस का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से जो होता है ग्रहण की जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार है एग्जाम में जो होता है, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जाती है। तो प्राप्ति के आधार जो होते हैं, नागरिकता प्राप्ति के जो आधार माने गए हैं जो 5 प्रकार के होते हैं। और नागरिकता जो होता है, अगर हम यही चर्चा कर लेते हैं, समाप्ति के आधार की बात करते हैं। समाप्ति के जो आधार हैं वो आपके 3 प्रकार से समाप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमने पहले बता दिया था कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। भारत एक संघात्मक राज्य अर्थात द्विसदनी होते हुए भारत में जो होता है एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं, जबकि नागरिकता समाप्ति के 3 प्रकार हैं, अर्थात 3 आधार बताए गए। पहले हम पढ़ेंगे जन्म से, यहाँ पर नागरिकता के पहला प्रकार में पढ़ेंगे हम लोग जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता पहला प्रकार जो होता है जन्म से नागरिकता। अब इसके बारे में हम चर्चा क्या करेंगे? जन्म से नागरिकता के बारे में देखिए चर्चा क्या करेंगे कि 26 जनवरी 1950 से, कब से? 26 जनवरी 1950। याद रखना 26 जनवरी
1950 से 1 जुलाई 1987 तक अगर माना जाता है, ठीक है, 1 जुलाई 1987 के बीच, याद रखना 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा व्यक्ति जो होता है अपने माता पिता की राष्ट्रीयता से भिन्न जो होता है भारत का नागरिक होगा। कहने का मतलब होता है भारत में जो होता है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जो होता है जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता जन्म के राष्ट्रीयता के बावजूद जो होता है वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, मतलब कि पूर्व जन्मा व्यक्ति जो होता है भारत में अगर जन्मा है 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति जो होता है अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद जो होता है वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, दूसरी चीज होता है भारत में जो होता है 1 जुलाई को या उसके बाद जो होता है जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा। 1 जुलाई या उसके बाद जो होता है जन्मा व्यक्ति जो होता है केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय जो होता है उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का एक नागरिक रहा है। ठीक है, जन्म के समय जो होता है उसके माता पिता में से कोई अगर एक भारत का नागरिक रहा हो तब उसे जन्म से नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, फिर हम बता रहे हैं क्या कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब होता है भारत में 1 जुलाई को जो होता है या उसके बाद जो होता है जन्मा व्यक्ति केवल तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा यदि कोई उसके माता पिता में से, अर्थात माता पिता में से कोई जो होता है माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो तब हम जन्म से उसकी नागरिकता माने जाएंगे। लेकिन याद रखना 30 दिसंबर 1904 के बाद जन्मा व्यक्ति, याद रखना 3 दिसंबर 2004, सॉरी, ठीक है, 3 दिसंबर 2004 के बाद जो होता है कोई भारत में जन्म लिया हो, ठीक है, भारत में जन्म 2004 के, याद रखना 3 दिसंबर 2004 के व्यक्ति जो होता है जन्मा व्यक्ति जिसके माता पिता भारत में नागरिक, दोनों भारत में नागरिक हो या माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना होना चाहिए। याद रखना, एक बार फिर बता रहे हैं क्या हम कह रहे हैं, कहने का मतलब होता है 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति वे जन्म से नागरिकता माना जाएगा जिसके माता पिता दोनों में से भारत के नागरिक हों या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो लेकिन दूसरा जो होता है अवैध प्रवासी ना हो, तब आप जो होते हैं जन्म से नागरिकता मान सकते हैं। तब क्या मानेंगे, नागरिकता जन्म से मान सकते हैं। तो हमने 4 पॉइंट बताया। पहला बताया कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के राष्ट्रीयता से भिन्न जो होता है भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जन्म के नागरिक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि भारत में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जो होता है जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता की जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद जो होता है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। चौथा पॉइंट हमने क्या बताया, तीसरा पॉइंट कि भारत में अर्थात 1 जुलाई या उसके बाद जन्मा व्यक्ति, 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा व्यक्ति कहने का मतलब होता है या 47 मान लेते थे, 87 के बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तब तो क्या किया जाएगा, माना जाएगा। तब क्या किया जाएगा, वो माना जाएगा। दूसरी बात हमने बताया क्या कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति, 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों या तो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो परंतु दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तब जो होता हो जन्म के आधार पर नागरिकता उसे मिल सकती है। अगर अवैध प्रवासी है तो हम जन्म से नागरिकता उसको नहीं दे सकेंगे। उसी प्रकार से जो होता है दूसरी चीज होता है, ये तो जन्म की नागरिकता की बात हो, दूसरी नागरिकता हम देंगे। पहला वंश के आधार पर नागरिकता, 5 प्रकार का हुआ। ठीक है, पहला होगा जन्म से
और दूसरा जो पॉइंट हम बताते हैं वो वंश के आधार पर नागरिकता की बात करता है। ठीक है, वंश के आधार पर। ठीक है, दूसरी बात जन्म से नागरिकता और दूसरा वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या मतलब होगा कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच जन्मा व्यक्ति। याद रखना, कब? 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, याद रखना 26 जनवरी 1950 से और 10 दिसंबर 1992 के बीच। 10 दिसंबर 1992 के बीच। ठीक है, 1992 के बीच 10 दिसंबर को क्या माना जाता है? मानवाधिकार दिवस। याद रखना, ठीक है, मानवाधिकार दिवस। अर्थात 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के बीच जन्मा या उस समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हो तो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी उसको। हमने क्या बताया कि 26 जनवरी 1950 से या 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर व्यक्ति के उसके माता पिता उस समय जो होता है अगर भारत के नागरिक होंगे, माता पिता इनके बीच में अगर भारत के नागरिक हैं तो उन्हें जो होता है हम वंश के आधार पर भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक है, तब उन्हें हम क्या कहेंगे? वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तब भी हम वंश के आधार पर नागरिक मानेंगे। अगर 10 दिसंबर 1992 की जो होता है व्यक्तिगत जन्म हुआ, किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति का 10 दिसंबर 1992 की जो होता है बाद अगर जन्म हुआ है, उस समय उसके माता पिता में से जो होता है कोई एक भारत का नागरिक हो, तभी जो होता है उसे हम जो होता है वंश के आधार पर जो होता है भारत की नागरिकता दे सकते हैं। पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट प्रत्येक याद रखना होगा क्योंकि हमें तैयारी करना होगा समीक्षा आरओ और एआरओ के पेपर देते समय, और उसमें जो होता है पुलिस के भी पेपर हम शामिल करते हैं। यूपी पुलिस में भी जो होता है नागरिकता हमने बताया कि पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाएं आने वाली हैं पेपर, वहां पर हम देखेंगे। तो आरओ एआरओ और पुलिस पर हमारा मेन पॉइंट फोकस जो होता है उसी पर रखा जाएगा। ठीक है, तो इस पे देखेंगे। दूसरी चीज हमने बताया ये तो ठीक है, फिर लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति की बात अगर हम करते हैं, 3 दिसंबर 2004 के बाद 4 के बाद जो होता है जन्म अगर कोई बच्चा लेता है तब हम कैसे कहेंगे वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। देखिए 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति, मतलब बच्चा हो व्यक्ति हो, वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। याद रखना, 2004 के बाद अगर जन्मा है तो वंश के आधार पर जो होता है वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता। किसके आधार पर? वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। यदि जन्म के समय 1 वर्ष के भीतर, याद रखना जब बच्चा जन्म लेता है 2004 के बाद 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, कितना? 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास को जो था उसके जन्म का पंजीकरण ना किया कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय का जो होता है दूतावास में जो होता है, भारतीय दूतावास में जो होता है पंजीकरण ना कर दिया गया। अगर वो पंजीकरण कर दिया, 1 वर्ष का बच्चा हुआ, एक जन्म हुआ बच्चा, जन्म के 1 वर्ष के बाद जो होता है 1 वर्ष के भीतर ही वो भारतीय दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण करा दिया गया, ना करा दिया गया, या आवेदन में माता पिता अपने शपथ देना होगा। माता पिता को हक बनेगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो माता पिता को जो होता अपने दूतावास में आवेदन पत्र लिखना होगा, और आवेदन में लिखना होगा, माता पिता को शपथ पत्र देना होगा कि उनका बच्चे के पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है। ठीक है, उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है, तब वो वंश के आधार पर जो होता है भारत के नागरिक बन सकते हैं, वंश के आधार पर नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तभी दूतावास में पंजीकरण ना किया हो, या तो आवेदन में जो होता है
जब दूतावास में आवेदन करेंगे या सरकार को आवेदन करेंगे तो माता पिता को एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि उसके बच्चे के पास अभी किसी भी देश की नागरिकता, किसी मतलब कोई भी होता, किसी अन्य देश के पास जो होता है पासपोर्ट नहीं है, कि मतलब पासपोर्ट नागरिकता नहीं बल्कि किसी अन्य देश की जो होता पासपोर्ट नहीं है, नागरिकता की बात नहीं करेंगे, पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। अगर किसी देश के पास और किसी अन्य देश का जो तो पासपोर्ट उसने बनवा लिया हो तो भारत उसकी नागरिकता नहीं दे सकता। तो ये इस आधार पे जो होता भारत की नागरिकता वो वंश के आधार पर मान लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है देखेंगे, तीसरा पॉइंट इसमें बताता क्या है, ये तो जन्म की नागरिकता हुई। तीसरा पॉइंट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर जो होता देशीकरण के द्वारा, या जो होता पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, या प्राकृतिक नागरिकता उसे कह सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कितने प्रकार से वनडे के, लेकिन अगर हो समीक्षा में अच्छे पद हैं, समीक्षा पद अच्छा है, अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, तो क्वेश्चन थोड़ा से घुमा के पूछता है उसमें। आप पेट के एग्जाम में देखे, हमने आपको बार बार चेतावनी दिया कि पेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे कि किस प्रकार से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, उसी प्रकार से जो था क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के जो था क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम क्वेश्चन को जो था ध्यान लगाकर जो था गहरा अध्ययन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता। अगला होता है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। देखेंगे तीसरा जो होता है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। अब इसके बारे में क्या सुनेंगे, पंजीकरण के द्वारा जो होता है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति लिख देंगे, प्राप्ति। अब कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए कोई भी व्यक्ति जो संविधान या नागरिकता अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नागरिक नहीं है, जो संविधान या नागरिकता जो था अधिनियम हमारे पास है उस उपबंधों के अनुसार नागरिक नहीं है, तो रजिस्ट्रीकरण के द्वारा जो होता है, या पंजीकरण के द्वारा जो होता है, या रजिस्ट्रीकरण कुछ भी कहिए, पंजीकरण के द्वारा जो था आवेदन भारत सरकार को दे करके नागरिकता अर्जित कर सकता है। लेकिन एक चीज होना चाहिए कि अवैध प्रवासी ना हो, इसके लिए जो होता है वह अवैध जो होता है प्रवासी ना हो, ठीक है, प्रवासी ना हो। अगर वह अवैध प्रवासी है तो पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण के द्वारा नागरिकता नहीं, बाद में उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, वंचित किया जा सकता है अगर किसी तरीके से ग्रहण करेंगे। हम अब आपको आगे बताएंगे कि जो होता नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। तो उसमें हमने आपको ये बताया कि कोई भी व्यक्ति हो जो संविधान या नागरिकता भारतीय अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार नागरिक नहीं है, तो रजिस्ट्रीकरण का आवेदन देकर के भारत का नागरिकता अर्जित कर सकता है, लेकिन वह अवैध प्रवासी ना हो। दूसरी पॉइंट, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण करता है या रजिस्ट्रीकरण, निम्नलिखित आधार उसका होना चाहिए, उसका एक आधार होना चाहिए। तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता के कुछ आधार हमारे भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार जो होता है कुछ आधार दिए गए हैं, इन्हीं आधार पे जो होता है उस पंजीकरण के जो कौन से आधार होंगे जो आपको पॉइंट में बताएंगे आपको कि कौन कौन से आधार सरकार लेती है। पहले आधार की बात अगर हम करेंगे, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता किसे दिया जाएगा, भारत में पंजीकृत होने से पूर्व वह 5 वर्ष से निवास कर रहा। कितने साल से, 5 वर्ष से निवास कर रहा। याद रखना, कब, भारत में पंजीकरण करने से पूर्व, कहने का मतलब होता है भारत में पंजीकृत होने के पूर्व जो होता है वो 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है। कभी कभी किताबों में 7 वर्ष दे देता है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, 7 वर्षों से वो निवास कर रहा है, ठीक है। तो जो तब 5 वर्षों से अगर निवास कर रहा है तब तो उसे पंजीकृत के द्वारा राष्ट्रीय। दूसरी चीज होता है भारत में जन्मा व्यक्ति, भारत में जो होता है व्यक्ति जन्म लिया है, बाहर किसी अन्य देश पर आमतौर पर निवास कर रहा है, तो पंजीकरण के द्वारा जो होता है उसे नागरिकता हम दे रहे हैं। वो आमतौर कोई भी व्यक्ति हो, ये अगर वो भारत में जन्मा है और आमतौर पर जो होता है किसी दूसरे देश में जो होता है अगर निवास कर रहा है, मतलब अन्य देश में वो निवास कर रहा है, आमतौर पर क्यों निवास कर रहा है, तो हम उसे रजिस्ट्रीकरण के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता उसे हम दे सकते हैं। दूसरी, भारतीय नागरिकों की पत्नियों को जो था, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया भारतीय
नागरिकों की पत्नियां, भारतीय नागरिकों की पत्नियों को जो होता हम, ठीक है, नागरिकता दे देंगे रजिस्ट्रीकरण के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा जो होता नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी चीज, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों को, ठीक है, पॉइंट होगा भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे को जो होता, अगर कोई है, मान लीजिए आप विदेश में रह रहे हैं और भारत का आप नागरिक हैं, आपका एक बच्चा पैदा हुआ जो अभी नाबालिग है, तो हम जो होता उसे पंजीकरण के द्वारा या रजिस्ट्रीकरण के द्वारा जो होता हम उसको नागरिकता दे देंगे। ठीक है, भारत सरकार उसकी नागरिकता का प्रावधान कर रखी है। तो भारतीय जो होता है नागरिकों की जो होता है पत्नियों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, या भारत नाबालिग बच्चों को जो होता है हम लोग होता है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे होंगे जो अगर दूसरे देश में रह रहा है आमतौर पर, और जो होता है उसका एक बच्चे का जन्म हुआ, तो हम जो होता है यहाँ पर उसकी पंजीकरण के द्वारा रजिस्ट्री करा करके होता भारत की नागरिकता रख सकता है। दूसरी, प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों के नागरिक, ठीक है, किसमें, प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों के नागरिकों के लिए, किस अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में, याद रखना, प्रथम जो अनुसूची में वर्णित जो देश हैं, वर्णित देशों को जो होता है हम नागरिक दे देंगे। ठीक है, किसके द्वारा, पंजीकरण की द्वारा। तो प्रथम अनुसूची में जितने देशों को जो होता हमने वर्णित किया, जितने देशों को शामिल किया है, उन सभी देशों को जो होता रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण के द्वारा हम नागरिकता का प्रावधान करते हैं, भारत सरकार प्रदान करती है। याद रखना, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा, जो भारतीय मूल का माना जाएगा, यदि वह जो होता है उसके माता पिता में से कोई भी जो होता अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, या 1947 के बाद भारत का अंग बनने के लिए किसी भू क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है, किसी भी भू क्षेत्र को शामिल कर लिया गया, तो उसे जो होता हम भारतीय जो होता है पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा नागरिकता का प्रावधान कर सकते हैं। तो ये पॉइंट होता है, याद रखना, ये बहुत सारे पॉइंट हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या करा जाता है। ये तो पंजीकरण के द्वारा होगा। दूसरी जो होता है, जो चौथी चीज होती है, वो देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे ग्रहण करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, चौथा पॉइंट होता है इसमें देशीकरण के द्वारा नागरिकता, देशीकरण के द्वारा नागरिकता, ठीक है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता। देखिए, कोई भी विदेशी व्यक्ति, कोई भी विदेशी भारत सरकार के जो होता है देशीकरण के द्वारा आवेदन देकर जो होता है भारत की नागरिकता को क्या कर सकता है, अर्जित कर सकता है। कोई भी विदेशी हो, ठीक है, भारत सरकार को देशीकरण के लिए जो होता है आवेदन देना पड़ेगा, आवेदन देकर जो होता है भारतीय नागरिकता की जो होता है अर्जित कर सकेगा, लेकिन उसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। ये शर्त जो होते रखे गए, निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। पहली शर्त होगा, वह व्यक्ति जो भारत में देशीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण करता है, पहले वह अच्छे चरित्र का होना चाहिए, वह एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए। वह जो होता है एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए, अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए। कहने मतलब वो जिस देश का निवासी है, प्रथम अनुसूची वर्णित में देशों को शामिल किया गया, कहने का मतलब वो जिस देश का निवासी है, उस देश में जो था उसे कभी जो था 10 साल या सजा ना सुनाई गई हो, या उस पर क्राइम के कोई मुकदमा ना हो, ऐसी चीज अगर उसके ऊपर ना हो, तो वो अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी जो था वहां 10 साल की सजा काटे, 15 साल की सजा काटे और क्या करे, देशीकरण के द्वारा हमने नागरिकता दे दिया, ऐसा हम नहीं प्रावधान करते हैं। कहने का मतलब होता है कि वह व्यक्ति अच्छे चरित्र का होना चाहिए। अगर चरित्र का अच्छा व्यक्ति ने कई बार अपने देशों में दंडित किया गया है, तो अब यहाँ देशीकरण के द्वारा नागरिकता लेना चाहता है, तो भारत सरकार वैसे व्यक्ति को के लिए कोई प्रावधान नहीं करता। दूसरी चीज होता है, वह संविधान की 8वीं अनुसूची में जो उल्लिखित भाषा है, ठीक है, वह जो होता है संविधान की 8वीं अनुसूची, आपको पता है 8वीं अनुसूची में जो होता है
22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो 22 भाषाओं को हमने कहाँ रखा, 8वीं अनुसूची में जो होता है, जो उल्लिखित भाषाएं हैं, ठीक है, उल्लिखित जो होता है भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा कम से कम ज्ञान होना, उन भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, अच्छी भाषाओं को जो होता है अच्छा ज्ञाता हो। अब नहीं 22 भाषाओं को जो होता हम ज्ञाता माने नहीं, कहने का मतलब होता है जो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा है, उस भाषा को वो अच्छा ज्ञाता हो, तब जो होता हम उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता दे सकते। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट क्या कहता है सरकार, जो एग्जाम एसएससी जीडी में पूछा गया है, वह किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीकरण के द्वारा नागरिक बनने से रोक दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। कहने का मतलब होता है वह व्यक्ति जो भारत में नागरिकता लेना चाहता है, वह ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां ये उसके संविधान में लिखा गया हो कि देशीकरण के द्वारा नागरिक बनने से रोक दिया जाने का हमारे यहाँ प्रावधान है, तो वह वहाँ का व्यक्ति वह वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगला पॉइंट क्या कहता है देशीकरण की नागरिकता में, कहता है वह अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और यह केंद्रीय सरकार को इस बात की सूचना दे दी हो, तब वो देशीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। क्या अपने देश की नागरिकता को त्याग कर दे, और ये बात जो होता है केंद्र सरकार को इस बात की सूचना दे दे कि हम जो होता है इस देश की नागरिकता त्याग कर दिए हैं, तब हम जो होता आवेदन कर रहे हैं, तब उसे हम देशीकरण के द्वारा नागरिकता दे सकते हैं। चौथा पॉइंट कैसे क्या कहता है देशीकरण की नागरिकता में, वह देशीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से पहले जो होता है वह 12 वर्ष तक भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो, ठीक है। आवेदन करने की तिथि से, याद रखना, आवेदन करने की तिथि से वह 12 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारत में क्या हो रहा हो, या भारत सरकार की सेवा किया हो। कहने का मतलब होता है भारत सरकार की सेवा में हो या भारत सरकार के सेवा में हो, ठीक है, भारत सरकार के सेवा में। कै वर्ष तक, 12 वर्ष तक। आवेदन कृत करने की तिथि से, जान लीजिए 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, बस इतना जान लीजिए। आवेदन जिस दिन करता है रजिस्ट्री देशीकरण के लिए नागरिकता का आवेदन जिस दिन वह व्यक्ति करता है, वह व्यक्ति जो उस तिथि से जिस दिन वो आवेदन करता है 12 वर्ष तक या तो भारत में वह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो। अगर केंद्र सरकार उचित समझती है तो इस अवधि को घटा भी सकती है। अगर अच्छे कर्म है उसके हैं तो भारत सरकार, कौन से, अर्थात भारत सरकार, केंद्र सरकार जो होती है, अगर उचित समझती है तो इस 12 वर्ष के अवधि को जो होता है घटा सकती है। याद रखना, भारत सरकार को ही सिर्फ अधिकार है कि जो होता है तिथि वर्ष को घटाने बढ़ाने का, या नागरिकता के प्रावधान में जो होता है देशीकरण की जो नागरिकता दी जाती, केवल भारत सरकार ही जो होता है नागरिकता किसकी समाप्त की जाएगी, किसकी हटा सकती, केवल भारत सरकार ही निर्णय लेती है। इस पर राष्ट्रपति का नहीं होता कि राष्ट्रपति 12 वर्ष से जो घटा करके, नहीं, इस पर केवल भारत सरकार ही निर्णय ले सकती है। उचित समझे तो अवधि को घटाने का यही अधिकार है। लेकिन दूसरी चीज, वह 12 वर्ष में जो होता है, अगर वह 12 वर्ष भारत में रहा हो, उक्त 12 वर्ष, तो पहले वह कुल 7 वर्षों में कम से कम उसे 4 वर्ष तक भारत में निवास किया, ठीक है। पहले क्या 7 वर्षों में हुआ, कहने का मतलब 12 वर्ष में, वो भी 12 वर्ष के बाद 7 वर्षों में वह जो होता है वह कम से कम, याद रखना, कम से कम जो होता है 4 वर्ष जो होता है वो भारत में निवास किया। कहने का मतलब है आवेदन की तिथि से वह 12 वर्ष तक भारत में रहा, उस 12 वर्ष में वो 7 वर्षों में कम से कम जो होता है, वो प्रथम 7 वर्षों में कम से कम वो 4 वर्ष तक जो होता है, 4 वर्ष तक उसे भारत में निवास किया हो या भारत सरकार की नौकरी में कार्य किया हो या नौकरी में रहा हो, तब उसे हम देशीकरण के द्वारा नागरिकता दे सकते हैं। दूसरी कि देशीकरण के द्वारा प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरांत वह भारत में जो होता है निवास करने या भारत सरकार की नौकरी में रहने का इरादा रखता हो, तब जो होता है उसे नागरिकता। ऐसा तो है नहीं
कोई भारत की नागरिकता ग्रहण किया और फिर क्या करे दूसरे देश में रहने लगे, हम ऐसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं देंगे। ये ऐसे व्यक्ति के द्वारा हम देशीकरण के द्वारा नागरिकता नहीं देने का प्रावधान करता है। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान करता है कि जब वो प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, देशीकरण के द्वारा जब वो प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो भारत में निवास करने के, उसके मन में भारत सरकार की नौकरियों में रहने का इरादा हो, तभी जो होता हम उसको जो होता नागरिकता दे सकते हैं। दूसरी पॉइंट क्या कहता है, कुछ अपवाद भी रखे गए हैं, जैसे उन व्यक्तियों के संबंध में भारत सरकार छूट प्रदान करती है जो भारत में जो होता किसी दूसरे देश के, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में भागीदारी कर रहे हैं, या कला के क्षेत्र में भागीदारी कर रहे हैं, या दर्शन के क्षेत्र में हैं, या साहित्य के क्षेत्र में हैं, या विश्व शांति के बारे में बताते हैं, या मानवीय प्रगति की विशिष्ट सेवा करते हों, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार जो होता है कुछ मामलों में छूट प्रदान करती है देशीकरण के द्वारा नागरिकता बनने में, कि उनको नागरिकता बना ही देना चाहिए। ठीक है, मानवीय प्रगति को हमने बताया क्या, उन व्यक्तियों को भारत सरकार जो था निवास, कहने का मतलब उन व्यक्तियों के संबंध में सरकार छूट प्रदान करती है कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विश्व शांति के क्षेत्र में मानवीय प्रगति के लिए विशिष्ट सेवा किया हो, उसे जो होता है भारत सरकार क्या कर देती है, छूट प्रदान करती है कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। तो ये देशीकरण के द्वारा नागरिकता होगी। तीसरी क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो होता है क्या कहा जाता है, देखेंगे। ठीक है, पांचवें में आता है, देखेंगे, किसी भूभाग को सम्मेलन के द्वारा, कहने का मतलब होता है अगर भूभाग सम्मेलन द्वारा, ठीक है, भूभाग सम्मेलन द्वारा, देखिए, अगर भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र के द्वारा जो था भारत को हिस्सा बनने में जो होता है, जो संबंधित विशेष व्यक्ति होंगे भारत सरकार उन्हें सबको नागरिक मान लेती है। ठीक है, कोई विदेशी क्षेत्र है, मान लीजिए कोई भी विदेशी क्षेत्र है और जो होता भारत का वो अंग बनना चाहता है, तो भारत सरकार का अगर वह अंग बन गया तो उस क्षेत्र में जो संबंधित विशेष व्यक्ति जितने भी रहेंगे भारत सरकार सबको नागरिकता स्वतः क्या कर देती है, दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं पांडुचेरी। पांडुचेरी भारत सरकार का हिस्सा बना, भारत सरकार अधिनियम आदेश जो हुआ 1962 में जारी किया गया था पांडुचेरी के लिए। ठीक है, किसके लिए, पांडुचेरी के लिए 1962 भारत सरकार अधिनियम जो होता है, जो होता भारत सरकार जो होता अधिनियम जारी किया गया था वो 1962 अधिनियम, ये 1962 अधिनियम जो जारी किया गया, ये आदेश जो होता है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही जारी किया गया था। कौन सा, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, के तहत जो होता 1962 जारी किया गया था, जिसमें पांडुचेरी भारत का हिस्सा बना और भारत सरकार के आदेश के अनुसार 1962 में जारी किया गया कि स्वतः वहां के जितने भी व्यक्ति हैं भारत को सभी को जो होता भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो पांचवा यही कहता भू सम्मेलन के द्वारा अगर कोई भी विदेशी जो होता है क्षेत्र द्वारा जो होता भारत का हिस्सा बनने पर जो होता है उससे संबंधित क्षेत्र में जो होते हैं जितने व्यक्ति रहेंगे सब भारत को जो होता नागरिक माने जाएंगे। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1985 में असम समझौते के तहत व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान किया गया था। कहाँ, 1985 पांडुचेरी के बाद शामिल किया गया किसको, असम को। ठीक है, शामिल किया गया असम को, और इसमें जो होता असम 1985 एक समझौता हुआ भी था। ठीक है, 1985 असम समझौते के तहत यहाँ पर व्यक्तियों को जो होता है नागरिकता का विशेष प्रावधान किया गया। इसमें एक संशोधन किया गया कि भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए, कब, 1 जनवरी 1966, याद रखिएगा पॉइंट, 1 जनवरी 1966 से पहले जो होता है वो पहले कहाँ थे, बांग्लादेश। ठीक है, अब बांग्लादेश से जो होते कहाँ भाग के चले आए, असम चले आए। ठीक है, तो असम आए, यहाँ पर बांग्लादेश से असम आए, और जो प्रवेश के बाद जो लोग आए यहाँ पर प्रवेश किए, प्रवेश के बाद से ही जो होता साधारणतः असम के निवासी हैं वह 1 जनवरी 1966 का भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। उन्हें क्या किया जाएगा, 1 जनवरी 1966 के जो होता भारत का
नागरिक मान लिया जाएगा। तो याद रखना, जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में आए और असम में ही वो क्या करें, निवास करने लगे, तो हम इसी 1 जनवरी 1966 के आधार पर उन्हें जो होता है, जो निवास कर रहे हैं, वो भले बांग्लादेश से आए हैं, हम उन्हें क्या करेंगे, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। उन्हें क्या कर दिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो ये 5 आधार जो थे भारतीय नागरिकता के आधार थे। हमने किसकी बताया, पहले जन्म से नागरिकता, दूसरा वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता या प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता या राष्ट्रीयकरण के द्वारा नागरिकता, कुछ भी पूछे, या चौथा देशीकरण के द्वारा नागरिकता, और 5वां भू सम्मेलन के द्वारा भारत सरकार में नागरिकता। ये तो 5 प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है। अब हम नागरिकता समाप्ति के 3 आधार बताते हैं आपको। ये नागरिकता समाप्ति के 3 आधार कौन कौन से हैं। पहला आधार देखेंगे, देखिए नागरिकता समाप्ति के आधार हमने आपको बता दिया, अनुच्छेद 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जा सकती है। हमने 9 में बताया। भारत सरकार अधिनियम 1955 के तहत ही जो होता है नागरिकता समाप्ति के आधार को जो होता है 3 प्रकार से तय करती है। पहला होता है कि जो नागरिकता का परित्याग करना, पहला आधार जो होता है नागरिकता का परित्याग करना, ठीक है, नागरिकता का परित्याग करना। अब कहने का मतलब होता है कि नागरिकता का परित्याग का मतलब हो जाएगा स्वैच्छिक कार्य है। नागरिकता का त्यागना क्या है, एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो भारत का या किसी जो होता किसी अन्य देश की नागरिकता धारण करता है, किसी भारत का हो या किसी भी अन्य देश का नागरिकता धारण करता है, उसे किसी देश का एक देश की नागरिकता छोड़ सकता है। ठीक है, वो किसी भी एक देश की नागरिकता छोड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा वो किसी भी देश का नागरिक नहीं होगा, ऐसा नहीं, वो किसी न किसी देश का नागरिक होना जरूरी माना जाता है। तो हम कहने का मतलब होता है नागरिकता का परित्याग करना। अगर भारत में कोई भी देश दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो ये माना जाता है कि जो होता वो क्या कर लेता है, किसी एक देश की नागरिकता उसे छोड़ना पड़ता है, चाहे अन्य देश भारत का हो चाहे किसी भी देश की नागरिकता हो। दूसरी चीज हमने बताया, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, ठीक है, ग्रहण करने पर दूसरे देश की, अगर आपने भारत सरकार की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर लिया तो भारत सरकार आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त कर देगी। भारत सरकार की सूचना होगी कि आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो भारत सरकार आपकी स्वतः जो नागरिकता समाप्त कर देगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। ठीक, भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक रहेंगे। अब ऐना कहेंगे भारत के भी नागरिक बने रहे, अमेरिका के भी नागरिक बने रहे। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका के आप नागरिक बने रहे, भारत के भी नागरिक बने रहे, तो वहाँ दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप दूसरे देश की नागरिकता कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, हमारे यहाँ जो था उसकी नागरिकता स्वतः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट मानता है क्या, नागरिकता की प्राप्ति के आधार पर समाप्ति के तीसरा पॉइंट क्या माना जाता है, तीसरा पॉइंट नागरिकता से वंचित किया जाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागरिकता से वंचित किया जाना। ये बहुत सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है, नागरिकता से वंचित किया जाना, वंचित किया जाना तीसरा आधार है। इसमें क्या करती है भारत सरकार, नागरिकता से वंचित कैसे? देखिए, भारत सरकार जो होता है एक आदेश जारी करके उसे नागरिकता से वंचित किया जाता है। पॉइंट सिर्फ बता रहे हैं, आप उस पॉइंट को समझिए कि पहला पॉइंट कैसे उसे नागरिकता से वंचित किया जाएगा। पहला, यदि नागरिक की भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई दी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यदि नागरिक जो होता है, पहला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान के प्रति जो होता है निष्ठाहीनता दिखाई दे, इसकी निष्ठाहीनता दिखाई दे। ठीक है, तो भारत सरकार उसे क्या कर सकती है, वंचित कर देगी, नागरिकता से वंचित कर देगी।
यदि किसी भी व्यक्ति में या यदि उस नागरिक की जो होता, किसी भी नागरिक की जो होता भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई दी, तो उसे जो होता भारत सरकार क्या करेगी, नागरिकता से वंचित करेगी। दूसरा, यदि नागरिक अवैध तरीके से नागरिकता प्राप्त किया, कोई भी नागरिक हो जो था, अगर उसने जो होता अवैध तरीके से जो होता अगर नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, अवैध तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति जो होता अवैध तरीके से अगर नागरिकता प्राप्त की हो, तो भारत सरकार उसे नागरिकता से क्या कर सकती है, वंचित कर सकती है। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि कहने का मतलब शत्रु देश के साथ युद्ध के समय अवैध रूप से व्यापार करना, ठीक है, शत्रु देश के साथ अवैध रूप से व्यापार करना, ठीक है, तब आपको जो होता है यहां नागरिकता समाप्त की जाएगी। शत्रु देश के साथ जो होता है युद्ध के समय, कहने मतलब शत्रु देश के साथ जो होता है युद्ध के समय, किसके समय, याद रखना युद्ध के समय, अगर युद्ध के समय आप अवैध रूप से व्यापार करते हैं तो आपसे जो होता भारत सरकार आपको नागरिकता से क्या कर सकती है, वंचित कर सकती है। तीसरा पॉइंट पूछा जाता है, यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो, कोई व्यक्ति हो, ठीक है, कोई व्यक्ति जो होता है लगातार वह जो होता है 7 वर्षों से भारत से जो होता है बाहर रहा हो, तो होता उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वह व्यक्ति जो होता है दूतावास को, कॉन्सुलेट को जो होता सूचना दे दिया हो कि हमें इस मजबूरी में अभी यहाँ रहना है, तो उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ये भी जान लेना, कोई भी व्यक्ति जो लगातार अगर 7 वर्षों से भारत से बाहर रहा हो, 7 वर्षों से अधिक वह भारत में बाहर रह रहा है, तो उसकी नागरिकता जो था वंचित कर देगी सरकार। लेकिन अगर बीच में बता देता है रीजन कारण, तो वो नागरिकता से क्या हो सकता है, वो बच सकता है, तो वहां पर जो होता है उसे नागरिकता रहने का छूट दिया जा सकता है। लेकिन अगर बाहर रह रहा सूचना ना देता हो, तो उसे जो होता नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, अब तक जो आपकी नागरिकता प्राप्ति हुई रजिस्ट्रीकरण के द्वारा या देशीकरण के द्वारा, जिसके द्वारा भी आप नागरिकता प्राप्त किए, जो भी व्यक्ति जो होता है देशीकरण के द्वारा या रजिस्ट्रीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया हो, लेकिन नागरिकता प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष के अवधि के अंदर कम से कम वो 2 साल का अगर जो होता 2 वर्ष के लिए वो क्या किया हो, दंडित किया गया हो यहाँ के न्यायालय द्वारा, यहाँ के भारत सरकार के न्यायालय द्वारा, तो उसे जो होता सरकार जो होता नागरिकता से वंचित कर देगी। किसको, हमने बताया कोई भी विदेशी व्यक्ति हो जिसने देशीकरण के द्वारा या रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, जो भी हो पंजीकरण के द्वारा अगर नागरिकता ग्रहण किया हो, वो नागरिकता ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक जो होता है अंदर, 5 वर्ष के अंदर जो होता है वह कम से कम जो होता है 2 वर्ष के लिए अगर दंडित किया गया हो, तो सरकार उसे जो होता है तुरंत जो होता क्या कर देगी, नागरिकता से वंचित कर देगी। तीसरी चीज, ये पॉइंट होता है नागरिकता के 3 आधार, समाप्ति के 3 आधार बताए गए, प्राप्ति के 5 आधार बताए गए। हमने आपको जो होता है अनुच्छेद 1 से 1 पढ़ाया, 1 से 4 तक पढ़ाया, राज्य और संघ क्षेत्रों का वर्णन पढ़ाया था भाग 1 में। भाग 2 में कल आपको जो होता हम मूल अधिकार की चर्चा करेंगे, नागरिकता के बाद मूल अधिकार। तो पूरे संविधान को जो होता विस्तृत हम पढ़ाते हुए चलेंगे। आरओ को पेपर देते हैं, आप ध्यान से बातों को समझेंगे, गारंटी देते हैं लेक्चर पूरे अच्छे से देंगे। जो भी जो होता बताना होगा क्वेश्चन आप कंप्लीट, जो भी क्वेश्चन आपका होगा कमेंट में जा करके क्वेश्चन को जो होता आप पूछ सकते हैं, पूरे क्वेश्चन का जो होता हल आपको दिया जाएगा। एक चीज उठा के आया था, प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना, भारत सरकार के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में कि प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना कब शुरू किया गया था। तो आपको हम बता रहे हैं प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना जो शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, इसलिए इसको भी जो होता है हम इसमें शामिल किए जाते हैं। इस पॉइंट को समझेंगे, प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना, प्रवासी
भारतीय नागरिकता योजना, ये भी जो होता है पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको बता दें ये योजना जो चालू की गई थी 2 दिसंबर 2005 को जो था प्रारंभ की गई थी। याद रखना 2 दिसंबर 2005 को जो होता है इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो पीसीएस में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो होता है आरओ और एआरओ में भी क्वेश्चन ये यहाँ से मेंस में पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना कब प्रारंभ की गई थी। 2 दिसंबर 2005 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था थोड़ा सा जान लीजिए। भारतीय मूल के व्यक्तियों जिसे एक कार्ड जारी किया गया था जिसका नाम था PIO अर्थात पर्सन ऑफ इंडिया वर्जन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडिया वर्जन, पर्सन ऑफ, ठीक है, ऑफ इंडिया ओरिजिन, ठीक है, इसको जारी किया गया था। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडिया वर्जन, जैसे आप कह सकते हैं प्रवासी भारतीय, क्या कह सकते हैं प्रवासी भारतीय। ठीक है, PIO कार्ड एक जारी किया गया था। ये PIO कार्ड क्या था, मतलब कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को आजीवन वीजा मुक्त या यात्रा सुविधा या विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो या आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए PIO जारी किया गया था, अर्थात प्रवासी भारतीय कार्ड बनाया गया था। प्रवासी भारतीय नागरिक योजना का उद्देश्य क्या था कि जो होता है यहाँ भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो होता है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनके लिए जो था आजीवन जो था वीजा मुक्त यात्रा भारत में यात्रा कर सकते हैं या सुविधा उनको मिली गई या विभिन्न प्रकार के आर्थिक या शैक्षणिक या सांस्कृतिक जो होता लाभ को प्रदान करना उनको रखा गया था। इसी PIO की तर्ज पर जो था एक कार्ड जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिस कार्ड का नाम था OCI। क्या नाम था OCI, कहने का मतलब होता ओवरसीज सिटीजन, ठीक है, इसको ओवरसीज सिटीजन भारतीय या ऑफ इंडिया कह सकते हैं। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का इसे दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, PIO को के एक दर्जा दिया गया है, कौन सा OCI ओवरसीज सिटीजन जो होता ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो होता है दर्जा इसको दिया गया PIO कार्ड का। ये मूल योजना था RO के क्वेश्चन में, इसलिए इसे जो होता है यहाँ पर रखा गया। तो कल हम मूल अधिकार के साथ मिलेंगे। क्लास में जुड़े रहिए, आपको संविधान का एक एक लाइन एक एक पॉइंट एक अच्छे तरह से आप पढ़ लेंगे और आपको जो होता है सारे ज्ञान यहाँ करा दिया जाएगा।